इसको यहाँ रखती तो हम भी देखते रहते जहाँ तुम खड़ी हो। अच्छा, छोटा हो गया तार की ना। अच्छा अच्छा। हो गया, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए ना। तो तुम जो है एक दिन गायब रही, लाइव देख ली थी। अच्छा अच्छा, तुम ही कमेंट की थी क्या? तो चलिए, आज जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है? बोलो, टॉपिक बोलो। 1909 का अधिनियम। तो 1909 का अधिनियम को हम लोग कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत उठाता है। अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजों की एक नीति थी कि बांटो और शासन करो, इस नीति जो बनाया, इस नीति का कौन सा अधिनियम समर्थन कर दिया है? तो यही 1909। क्यों? क्योंकि 1909 के अधिनियम में ही मुसलमानों के लिए आरक्षण और पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इसीलिए इस अधिनियम को कहा जाता है कि यह बांटो और शासन करो का ये जो है एक माने स्थान ही बना दिया। ठीक है ना? लेकिन हम लोग इस अधिनियम को अब जानेंगे। तो इस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी आप कह सकते हैं। सुधार अधिनियम क्यों? इसलिए कि उस समय 1909 में लॉर्ड मार्ले जो थे वो क्या थे? भारत सचिव थे। और मिंटो क्या थे? वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। तो भारत सचिव जो है, आप देखिएगा कि ये वहाँ के मंत्रिमंडल यानी कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है ना? तो ये भी एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि मार्ले उस समय ब्रिटेन में भारत सचिव थे। पहला हो गया कि भारत सचिव थे। और मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है? तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय मार्ले ब्रिटेन में भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है? और सबसे जो है इम्पोर्टेंट काम आप देखिएगा कि इस अधिनियम में क्या किया गया था, जो कि
हिंदू और मुस्लिम में एक खाई पटा दिया, खाई बना दिया। तो इस अधिनियम में था कि पहली बार इस अधिनियम से में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक का मतलब होता है अलग, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कही। ठीक है, यह जो है 1909 का अधिनियम जो था मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की लागू करने की बात कही। इसी कारण इसको बांटो और शासन करो जो है अधिनियम भी कहा जाता है। अंग्रेजों का यह चाल था और भी इसमें बहुत सारे काम हुए थे। तो दूसरा इसका काम हुआ था, यानी कि ये जो अधिनियम आया तो क्या दिया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। तो इस अधिनियम में पहली बार 1909 के अधिनियम में क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात लागू करने की कही गई। दूसरा कि केंद्रीय एवं विधान परिषदों में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या किया गया, वृद्धि की गई। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग नोट लिख लीजिए, नोट समझने के लिए, ये क्लास के अलावे है नोट। नोट प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। हालांकि गैर सरकारी सदस्यों में नॉमिनेट का हिंदी होता है नामांकित सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिससे विधान परिषद पर अंग्रेजों का दबदबा बना रहा। ठीक है ना। तो ये जो लाइन लिखे हैं इसके पीछे कारण ये था कि नॉमिनेट कौन कर सकता था, तो वायसराय न करता था। तो वायसराय किसको नॉमिनेट करेगा, अपने आदमी को करेगा, चाहे वो भारतीय ही हो। तो इसीलिए विधान परिषद में आप देखिएगा
कि नॉमिनेट सदस्यों की जो है संख्या ज़्यादा कर दी गई थी, ताकि जो ब्रिटिश हुकूमत है उसका जो है उस पर दबदबा बनी रहे। एक चीज़ और पूछता है कि सदस्य संख्या पूछ देता है, तो इसको भी लिख लीजिए, स्टार मार के लिखिए। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 37 सरकारी और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है। अब जो है ये आप पढ़े कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, तो ये निर्वाचित सदस्य आते कहां से थे? ठीक है ना, निर्वाचित सदस्य कहां से आएंगे, तो इसकी भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा गया कि जो स्थानीय जो निकाय थे वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। तो स्थानीय, अगर आज के डेट में कहा जाए कि स्थानीय निकाय कौन सा हुआ, तो यही हुआ पंचायत, नगर पालिका, यही सब में हुआ। तो वही स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाएगा। तो यह चुनाव प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि हमारे द्वारा, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक उसी तरह स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि इन सदस्यों का निर्वाचित करते थे। तो लिख लीजिएगा कि अभी भी निर्वाचित सदस्यों का चुनाव, अभी भी निर्वाचित सदस्यों का चुनाव हो गया। स्थानीय निकाय के, स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा की जाती थी। ठीक है ना, यानी कि यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से,
कार्यकारिणी में क्या आवाज नहीं जा रहा है काफी? अभी बंद हुआ। अरे वाह, टेक्निकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जा रहा है कि ना जी। हाँ, बीचवा में आवाज़ कट जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो हम लोग पहला जो है यानी कि इस बात पे कर रहे थे कि 1909 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की बात की गई, और इसी पे हम लोग प्रश्न ये कर रहे थे कि वह कौन सा व्यक्ति था जो कि पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल हुआ। तो उसका आप लोग आंसर दिया क्या? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एकदम सही था। तो लिखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। यही बात है ना? ठीक है। तो यहां पर जो है यानी कि पहला भारतीय का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन में आता है। और हमेशा ध्यान भी रखिएगा कि कौन सा अधिनियम, ठीक है ना। आइए, आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर बनाते होंगे या कई सेट उट में, तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो लिख लीजिए, पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य के रूप में शामिल हुए कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यही थे ना? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आ जाइए, हम लोग जितने भी अधिनियम पढ़े हैं तो उस अधिनियम का कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो आप देखिएगा कि ये जो अधिनियम आया, यह अधिनियम बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत पे डाला। यह अधिनियम बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, तो उसके प्रभाव की भी बात हम लोग करेंगे। तो पहला जो है, यह अधिनियम प्रभाव क्या डाला? तो पहला लाइन आपने लिखे हैं कि यह जो है पृथक निर्वाचन की बात करके, कि नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात करके ये हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको तोड़ने का ये लोग प्रयास किया। अब इसके पीछे कारण देखिएगा, कारण क्या रहा। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग एक क्रांति का नाम सुने होंगे, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857। तो 1857 में हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है मिलकर लड़े थे, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा गया है। उसमें आप देखिएगा कि जब सिपाहियों ने, सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया तो वह किसी हिंदू या अपने को जो है शहंशाह घोषित नहीं किया। किसको? तो मुगल बादशाह। उस मुगल बादशाह का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। उनको द्वितीय भी कहा जाता है।
तो बहादुर शाह को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित किया। और जितना भी आप देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़े थे, तो ये जो एकता था, तो ये एकता अंग्रेज चाहते थे कि अब टूट जाए। तो टूटने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम एकता टूटे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि 1909 के अधिनियम में जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर दी। पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि एक अलग क्षेत्र जहां सिर्फ मुस्लिम खड़ा होंगे और मुसलमान जो है उनको वोटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हिंदुओं में भी प्रतिक्रिया होगी। इसके लिए जो है 1909 के अधिनियम जो आया, तो इसका जो है विरोध भी किया गया भारतीयों के द्वारा। ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा, इसकी हम लोग अगर मान लें कि आलोचना अगर हेडिंग डाल दें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। अगर इसका हेडिंग हम लोग डाल दें कि आलोचना, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, या उसका प्रभाव भी डाल दें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो हम लोग करते क्या हैं कि इसका आलोचना डाल देते हैं कि नहीं, कि थोड़ा समझने में आसान रहेगा। प्रभाव लिखिए या आलोचना लिखिए, एक ही बात है। ठीक है ना। आलोचना इस अधिनियम की, 1909 के अधिनियम की। ठीक है। तो पहला लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना संसदीय प्रणाली की स्थापना तो की गई, परंतु उत्तरदायी सरकार नहीं दी जा सकी। परंतु उत्तरदायी सरकार नहीं दी जा सकी। ठीक है, नहीं दी जा सकी। क्लियर हो गया। चलिए, तो पहला यानी कि इसकी आलोचना क्या है कि 1909 अधिनियम के तहत संसदीय प्रणाली की स्थापना तो की गई, लेकिन इसकी उत्तरदायी जो है सरकार नहीं दी जा सकी। दूसरा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। हो गया। उसी में लिखिएगा, यानी बांटो और राज करो की नीति, यानी बांटो और राज करो की नीति लाने का प्रयास किया गया।
लाने का प्रयास किया गया। क्लियर हो गया? लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो यह बांटो और राज करो की नीति लाने का जो प्रयास किया गया इस अधिनियम के तहत, तो इस अधिनियम में कौन सा पॉइंट है जो कि नीति को जो है सही दर्शाता है? वह पॉइंट है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचन, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल या निर्वाचक प्रणाली की बात की गई थी। इससे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है खाई पैदा होगा और इससे दोनों आदमी में लड़ाई झगड़ा होगा तो हम अपना शासन करते रहेंगे। ये नीति का जो है यानी कि भारतीयों के द्वारा विरोध भी किया गया। और देखिएगा हिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका विरोध जो है खुद मोहम्मद जिन्ना ने भी किया था, लेकिन आगे चलकर यही नीति भारत को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि बीज तो डाल ही दिया था, बीजारोपण तो हो ही गया था। ठीक है ना? एक जो है कई गो पॉइंट था इसमें, दो न था। तीसरा पॉइंट, एक जो है विद्वान थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। ठीक है ना? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, तो लिखिए के.एम. मुंशी ने कहा कि के.एम. मुंशी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मिंटो सुधार ने उभरते हुए लोकतंत्र को उभरते हुए लोकतंत्र को जान से मार दिया, जान से मार दिया। ठीक है ना? के मुंशी ने यह बात कहा था। ठीक है, अब एक जो है अंतिम इसका आप लोग कंक्लूजन दे दीजिए 1909 का, तो लिखिए नोट। लिखिए वस्तुतः सांप्रदायिक आधार पर अलगाववाद के इस बीजारोपण ने देश को दुखद बंटवारा दे दिया। दुखद बंटवारा दे दिया। ठीक है ना? यानी कि ये सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन जो दी गई वह इतना ताकतवर हो गया कि 1947 में देश को दो पार्ट में बांट दिया। ये रहा आपका 1909 का अधिनियम। ठीक है ना?
जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो एक बार इसको आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए। ये सब देखिए, ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये सब जब याद हो जाता है तो आपको कहीं परेशानी नहीं रहती है। अब तो लिखावट भी साफ जा रहा है। अब आइए हम लोग जो है इसको थोड़ा सा स्पीडली ये कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है ना, 1909। इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि मार्ले कौन था और मिंटो, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति थे। तो मार्ले जो है क्या थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव रहता कहाँ था? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। और इसका जो है वहां के केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये सदस्य होता था, ठीक है ना। तो मार्ले यानी कि भारत सचिव था और कहाँ रहता था? ब्रिटेन में। और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। तो वायसराय तो आप लोग जानते हैं। वायसराय टर्मिनोलॉजी कब से प्रयोग किया जाने लगा? 1858 के अधिनियम के बाद। वायसराय क्यों कहा गया? क्योंकि क्राउन इसकी नियुक्ति अपने नजदीकी आदमी का करते थे, इसीलिए गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पहली बार किसके लिए? मुसलमानों के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी कि पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। इनकी अलग से चुनाव होगा, इस प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है क्या किया गया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या की गई? बढ़ा दी गई। किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना। लेकिन ये निर्वाचित जो सदस्य की संख्या बढ़ाई गई, उनका चुनाव कौन करता था? स्थानीय निकाय के द्वारा उनका चुनाव होता था। स्थानीय निकाय यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से 1909 के अधिनियम के तहत जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कहां बढ़ाई गई? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में। तो वो लोग को चुनकर कौन भेजेगा? तो स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा। तो इसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव जो है किया जाने लगा। फिर जो है क्या किया गया कि केंद्रीय तथा विधान परिषदों के अधिकारों में क्या की गई? वृद्धि की गई, ठीक है ना। उसके बाद सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, प्रश्न पूछने तथा कुछ विषयों पर उनको वोट देने का भी अधिकार दे दिया गया, लेकिन पूरा अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो ये अधिकार तो यहां कुछ बढ़ा। फिर जो है सबसे इसमें देखिएगा कि इंपॉर्टेंट काम ये हो गया कि गवर्नर जनरल या वायसराय, जो कहना है आप कह लें, ठीक है ना, उसके कार्यकारिणी में, उसके परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की बात की गई थी ना, ठीक है ना। हालांकि बहुत अच्छा हो गया है ये, उस दिन हमको बताई तो अब देख रहे हैं कि बड़ी इजीली सब काम हो जा रहा है। पहले हम लोग दबाव डाल देते थे ना इस पर, ठीक है ना। तो चलिए, यानी कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान लाया गया। किस अधिनियम के तहत? 1909 के तहत। इसके यह कहने का मतलब हो गया कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में इसके पहले सदस्य होते थे, भारतीय नहीं होते थे। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी टर्म लिखा हो, उनके परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। यह किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत।
और वह सदस्य जो पहला जो भारतीय थे जिनको गवर्नर जनरल या वायसराय के परिषद में नियुक्त किया गया, वह कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब तो याद हो गया। तो ये देखिएगा कि अब इस अधिनियम का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, ये देखना होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो भारतीयों को बीच दिया गया वह था सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करना। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करना जो कि देश के बंटवारा का कारण बना। तो ये जो है, यानी कि इसको हम लोग आलोचना में भी देख सकते हैं, और ये देखो चाहते तो डायरेक्ट निकल सकते थे, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं कि जो बता रहे हैं, तो हम लोग का काम क्या है कि थोड़ा और डेप्थ घुस जाइए कि नहीं। अगर इसी तरह आप लोग का ये बना रहा तो समझ लीजिए कि बहुत अंदर तक घुस के हम लोग, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऐसे भी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे क्या कि बोले सर बड़ी हल्का हल्का दिया हुआ है। तो क्यों हल्का दिया हुआ है? तुम जान रहे हो तब ना, नहीं जानोगे तो भारी हो जाएगा, और जान रहे हो तो वो हल्का हो जाएगा। जनरल स्टडी में यही होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसकी आलोचना भी देख लेते हैं, ये जरूरी है। चलिए, तो आलोचना यानी कि प्रभाव भी लिख सकते हैं यहां पर, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आलोचना इसलिए कि इससे हम लोग को देश बट गया है ना जी, तो इसको हम लोग आलोचना ना लिखेंगे, जिससे किसी का घर टूट जाए, किसी का देश टूट जाए, तो ये आलोचना ही होगा। तो चलिए, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि संसदीय प्रणाली की स्थापना तो हो गई, ठीक है ना, यानी कि लोग चुन कर आने लगे, और प्रत्यक्ष रूप से ही चुन कर आने लगे। लेकिन जो सरकार बनेगी वह उत्तरदायी सरकार नहीं, यानी कि उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, जनता को क्या चाहिए, सुख और समृद्धि चाहिए, आपकी समस्याओं का समाधान चाहिए, ये हो रहा है या नहीं, इसका बात इसमें नहीं था। लेकिन फिर भी इस अधिनियम के द्वारा संसदीय प्रणाली की स्थापना हो गई। लेकिन उत्तरदायी सरकार, मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका उत्तरदायी है, अगर परीक्षा में बैठिएगा तो पढ़ के ना बैठिएगा पास करने के लिए। तो मान लीजिए अभी जो परीक्षा हो रहा है वो आपका मन है बैठिए या ना बैठिए, लेकिन बीपीएससी का या जो भी एग्जाम लेता है उसका उत्तरदायी है कि नहीं कि एग्जाम लेना है ना। तो यहां पर ये उत्तरदायी नहीं था, सरकार उत्तरदायी नहीं थी, ठीक है ना। दूसरा कि सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यह इसलिए किया गया कि जो हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, जो राष्ट्रीय एकता थी, उस एकता को तोड़ने का ये लोग क्या किए, प्रयास किए। किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। इसीलिए इस अधिनियम को बांटो और शासन करो की नीति भी कहा जाता है। तो यहां लिखा भी है, यानी कि बांटो और राज करो की नीति लाने का प्रयास किया गया, ठीक है ना। इस पर जो है आप देखिएगा कि एक विद्वान है जिनका नाम है के.एम. मुंशी, यही ना है। तो इन्होंने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा कि पार्लियामेंटो जो सुधार है यह उभरते हुए लोकतंत्र को क्या किया, जान से मार डाला। क्योंकि तुम इतना न इसमें जो पृथक निर्वाचन ला के तुम गलती कर दिए कि अब लोकतंत्र मर जाएगा। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि पार्लियामेंटो सुधार ने उभरते हुए लोकतंत्र को क्या किया, जान से मार डाला, ठीक है। और अंत में इसका कंक्लूजन देना होता है कि 1909 के अधिनियम के तहत जो सांप्रदायिक जो बीजारोपण किया गया, सांप्रदायिक आधार पर जो बीज डाल दी गई, उसका जो है जब पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बंटवारे के रूप में दिखा। यानी कि भारत जो अखंड भारत है वह टूटकर दो हिस्सों में बंट गया, एक का हो गया भारत और एक का हो गया
पाकिस्तान। ते हुआ 1909। अब आपका जो है 1919 और 1935 दो अधिनियम, वो भी मेजर अधिनियम है, ठीक है नहीं, दो अधिनियम बच जाता है और उसके बाद जो है क्लास थोड़ा सा तीव्र गति से हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।